फ्रेंड्स, आज हम सामान्य विज्ञान का आनुवंशिकता टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हिसाब से। और ये टॉपिक रटने की बजाय कंसेप्चुअली बहुत है, क्योंकि इसके अंदर हर वर्ड्स का है जो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो अपन बेसिक से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसको ख़त्म करेंगे। और हमारे नोट्स में से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन है जो आनुवंशिकता का है जो बाहर नहीं जाएगा। आप बेफिक्र रहकर विश्वास करते हुए इसको पढ़िए, और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। और हर वर्ड्स को अपन डिटेल से पढ़ेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन है जो गलत नहीं रहे। तो अपन स्टार्ट करते हैं आनुवंशिकता। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं आनुवंशिकता की। तो देखिए, जो आनुवंशिकता है उसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उसका नाम था स्पेंसर। और स्पेंसर ने 1863 में है जो आनुवंशिकता के बारे में बताया है। और आनुवंशिकता होती क्या है, तो देखो, कोई भी लक्षण होते हैं, जैसे अपने दादाजी के लक्षण अगर पिताजी में आते हैं और पिताजी के लक्षण हम में आते हैं, तो ये सारे लक्षण हैं, ये आनुवंशिकता है। क्या है? आनुवंशिकता। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई भी लक्षण का है जो ट्रांसफ़र होना या स्थानांतरित होना आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, और उसी को तो अपन आनुवंशिकता कहते हैं। तो क्या होते हैं आनुवंशिकता? तो देखिए, लक्षणों का जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब होता है जिससे हमारा जन्म होता है। जैसे हमारा जन्म हमारे पेरेंट्स से हुआ, तो हमारा जो लक्षण है जनक पीढ़ी, यानी जो पेरेंट्स से जो लक्षण है वो संतान में अगर आ रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। और अगर अपन शॉर्ट में बोलें तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो उन लक्षणों को अपन बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिकता के अंदर आपको याद रखना है कि आनुवंशिकता को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तो उस वैज्ञानिक का नाम था स्पेंसर, और डेट है 1863। और आनुवंशिकता होती क्या है, तो कोई भी लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर स्थानांतरित हो रहा है तो ऐसे लक्षण को अपन बोलते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्लियर होता है कि भाई आनुवंशिकता होती क्या है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर मैंने आपको शुरुआत के अंदर भी ये बताया कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं इम्पोर्टेंट है, तो उन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग पता नहीं होगा तो अगर आप आगे रूल्स पढ़ेंगे ना तब आपको दिक्कत होगी। तो अपन सारे वर्ड्स को भी क्लियर कर रहे हैं और इनकी जो हिस्ट्री है उनको भी क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए, विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो देखिए, एक ही प्रजाति के जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अपन ह्यूमन हैं, तो सारे ह्यूमन की जो विभिन्नताएं हैं अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति का कलर अलग है, कोई व्यक्ति लंबा ज़्यादा है, कोई छोटा ज़्यादा है, किसी के हाथ ज़्यादा लंबे हैं, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ है जो लक्षणों के अंदर है जो डिफरेंस पाई जाती है, तो उन्हीं को अपन बोलते हैं विभिन्नता। क्या है इसकी परिभाषा? तो देखिए, एक ही प्रजाति, यानी प्रजाति एक ही है, और प्रजाति उसी प्रजाति के जो जीव हैं उसमें कुछ ना कुछ है जो डिफरेंस पाए जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। और इन्हीं विभिन्नताएँ और इन विभिन्नताओं का जो कारण है वो है लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन, जो माता पिता से या जीन विनिमय से हमारे दौरान या हमारे अंदर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये विभिन्नता किसके कारण होती हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेना, ये जीन विनिमय। आगे मैं आपको जीन वर्ड है इसको भी डिफाइन करूँगा कि भाई जीन क्या होता है। तो विभिन्नता के अंदर आपको बस ये ध्यान रख लेना है कि जितनी भी मानव प्रजाति हैं वे सारे एक ही प्रजाति के हैं, और इसके अंदर मानव प्रजाति के अंदर हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है, तो उसी को अपन बोलते हैं विभिन्नताएं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आनुवंशिकता को क्लियर किया, उसके बाद हमने पढ़ा कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, और अब अपन क्लियर कर रहे हैं कि आनुवंशिकी क्या है। तो देखिए, आनुवंशिकता क्या होता है कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होना, उसको अपन बोलते हैं आनुवंशिकता। तो क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवंशिकता और जो जीवों में जो विभिन्नताएं हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन बोलते हैं आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी जो शब्द है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। और ये जेनेटिक्स शब्द में जो जीन
शब्द है, जेनेटिक शब्द में जो जीन शब्द है उसको 1909 में जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जो जेनेटिक शब्द है आनुवांशिकी, उसमें जो जीन शब्द हैं वो किस वैज्ञानिक ने दिया, तब आपको बताना है जॉनसन ने। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि जेनेटिक शब्द किसने दिया, जेनेटिक शब्द है जो किसने दिया, तो जेनेटिक शब्द है जो वो दिया था बेटसन ने। किसने दिया था? बेटसन ने। इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। तो जेनेटिक्स में अगर अपन को ऐसे पूछे कि जीन शब्द किसने दिया, तो ये बताना जीन से आपको याद रखना है जॉनसन। और अगर पूरा वर्ड पूछे जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स शब्द है जो जॉनसन ने दिया। तो आनुवांशिकी क्या होती है कि जो जीवों के अंदर जो आनुवांशिकता होती है और जो जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती है, डिफरेंस पाई जाती है, तो उसका अपन स्टडी कौन सी ब्रांच के अंदर करेंगे, तो ब्रांच जिसको अपन बोलते हैं आनुवांशिकी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो वो आपको बताना है मेंडल। तो अपन मेंडल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है मेंडल। तो मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ। ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो मेंडल जो वैज्ञानिक थे आनुवांशिकी के, वो कौन से कंट्री के थे। तो मेंडल का जन्म है जो ऑस्ट्रिया में हुआ था और उसके 20 साल बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री ली थी और फिर 1843 में ब्रून शहर में ये चर्च में पादरी बन गए थे। ठीक है ना। और 1856 से लगाकर 1863 7 वर्ष तक, कितने साल तक? 7 साल तक इन्होंने पादप परस जो संकरण होता है उस पर कार्य किया था। और इनका जन्म तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फिर इन्होंने दर्शन शास्त्र की है जो डिग्री ली। फिर ये एक चर्च में पादरी बन गए थे और पादरी बनने के उपरांत उन्होंने 7 साल तक एक पादप के ऊपर संकरण पर कार्य किया था और उस पादप का नाम था गार्डन पी, जिसको अपन बोलते हैं उद्यान मटर। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटाइयम, पाइसम सेटाइयम। और अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जो मटर हैं उसके पौधे के अंदर कितने गुणसूत्र थे, तो गुणसूत्रों की संख्या थी 14। कितनी थी? 14। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं, तो अपन बोलते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो मेंडल था उसने कौन से पादप के ऊपर संकरण का कार्य किया। तो सबसे पहले मेंडल ने 7 साल तक मटर के पौधे के ऊपर है जो संकरण का कार्य किया और मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटाइयम। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मटर के पौधे के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है 14 गुणसूत्र होते हैं जो मटर के पौधे के अंदर होते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो मेंडल का जन्म इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ से ये है कि भाई मेंडल ने पादप के पौधे पर कितने साल तक काम किया, तो 7 साल तक उन्होंने काम किया। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि मेंडल ने कौन से पौधे के ऊपर संकरण का कार्य किया। तो वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है कि मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर संकरण का कार्य है जो किया और इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइयम। फिर 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इनका शोध पत्र हैं जो मटर के बारे में इन्होंने जो भी खोज की हैं उनको शोध पत्र के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया था 1865 में। और किस माध्यम से किया था, तो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर इन्होंने अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया था। और इनकी जो 1866 में पादप संकरण पर प्रयोग वार्षिकी में दर्ज हुआ और 1884 में है जो मेंडल की है जो मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको मेंडल के बारे में याद रखना है कि भाई मेंडल ने कौन कौन से हैं जो संकरण को लेके हैं जो कार्य किए। फिर देखिए मेंडल की मृत्यु के बाद वंशानुगति के नियम आए जो अपन आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि वंशानुगति के कौन कौन से नियम थे। तो 1900 में वंशानुगति के नियम आए जिसमें इनकी पादप के बारे में पुनः खोज की गई थी और उसमें वैज्ञानिकों के नाम थे ह्यूगो ब्रीज, कोरेंस और शेरमैक। ये आपको याद नहीं करने हैं कौन कौन से वैज्ञानिक थे, बस आपको ये याद रखना है कि भाई जो वंशानुगति के नियम हैं उनकी खोज कब हुई, तो ये 1900 में हुई थी पुणे खोज।
और अब ये अपन मेंडल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो मेंडल की सफलता के कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण मेंडल इतने फेमस हुए आनुवांशिकी के अंदर, तो वो कारण आपको याद रखने हैं। जिसके अंदर पहला कारण है एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करना। यानी जब मेंडल ने इन पादपों के संकरण के बारे में या लक्षणों के बारे में जब अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण को पकड़ा। जैसे पौधे के अंदर लंबाई है, उसकी बीज की मोटाई है और पत्ते का कलर है, तो उसमें एक ही लक्षण की वंशानुगति का उन्होंने अध्ययन किया कंटिन्यूसली। और सेकेंड इसका कारण है कि इन्होंने जो भी संकरण का प्रयोग किया पौधों के ऊपर, उन सब के आंकड़े रखे और उन आंकड़ों के आधार पर उनका विश्लेषण किया, सांख्यिकी विश्लेषण, जिससे हैं जो ये काफ़ी सफल हुए और इनका जो विश्लेषण है जो काफ़ी सटीक बैठता है। फिर तीसरा कारण है कि इन्होंने जो पादप का जो चयन किया था वो 1 वर्षीय पादप था। कैसा पादप था? 1 वर्षीय पादप था। इसका आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट इनकी सफलता का कारण था कि जो 1 वर्षीय पादप था उसके अंदर द्विलिंगी पुष्प थे। कैसे पुष्प थे? द्विलिंगी पुष्प, जिसको अपन बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब द्विलिंगी पुष्प में भी आपको 2 टर्मिनोलॉजी है जो अच्छे से समझनी है। एक तो पढ़ना है स्वपरागण और एक पढ़ना है विपुंसन। तो स्वपरागण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्वपरागण अपन बोलते हैं कि कोई भी पौधा होता है, स्व का मतलब होता है अपना। स्व का मतलब क्या होता है? अपना। तो एक ही पौधे के भीतर पराग का स्थानांतरण होना, उसको अपन बोलते हैं स्वपरागण। यानी पौधा एक ही रहेगा इसके अंदर, एक ही पौधे के अंदर पराग का स्थानांतरण होना, एक ही पौधे के अंदर पराग का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। और सेकेंड टर्मिनोलॉजी है विपुंसन। तो विपुंसन क्या होता है? तो देखिए, स्वपरागण का ऑपोजिट होता है विपुंसन, जिसको अपन बोलते हैं, देखिए विपुंसन ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें पौधों के फूलों से परागकोश को हटा दिया जाता है, और ये स्वपरागण को रोकने की एक प्रक्रिया है। मैंने क्या बोला? स्वपरागण के ऑपोजिट प्रक्रिया को अपन बोलते हैं विपुंसन। स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही पौधे के अंदर पराग का स्थानांतरण होता है, जबकि विपुंसन के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? विपुंसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्विलिंगी पौधों के फूलों से परागकोश को हटा दिया जाता है, और ये स्वपरागण को रोकने की एक प्रक्रिया है जिसमें अपन वांछित परागण प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी अपन अपने मन से जैसा परागण प्राप्त करना चाहते हैं वैसा अपन विपुंसन के माध्यम से है जो प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े का पाया जाना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है विपर्यासी। तो विपर्यासी क्या होता है? तो विपर्यासी को अपन बोलते हैं उपार्जित लक्षण। क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण। अब ये उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? देखिए, एक लक्षण तो होते हैं आनुवांशिकी लक्षण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, और या कोई भी पौधे की उसकी पीढ़ी से मिलते हैं। और एक लक्षण होते हैं विपर्यासी लक्षण, जिसको अपन बोलते हैं उपार्जित लक्षण। और उपार्जित लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें वातावरण से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? वातावरण से। यानी ये ऐसे लक्षण हैं जो वातावरण से हैं, जो प्रभावित होते हैं। और इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें विपर्यासी लक्षणों की, तो ऐसे लक्षण जो जीव होता है वो अपने जीवन काल में अर्जित करता है। यानी कोई भी जीव होता है जो अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित करता है उनको अपन बोलते हैं विपर्यासी लक्षण या उपार्जित लक्षण। और ये ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से हैं जो नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। तो ये जो सारे कारण थे वो मेंडल की सफलता के कारण थे कि भाई मेंडल किस कारण से सफल हुआ। तो एग्ज़ाम में ये चारों रीज़न आपको याद रखने हैं कि मेंडल ने क्या क्या किया था। तो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। एक मेंडल का कार्य था, इसने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। फिर सेकंड है, इन्होंने सबका स्टैटिकल डाटा रखा, सांख्यिकी विश्लेषण किया। फिर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने जो पादप का चयन किया था वो कैसा था? 1 वर्षीय था, द्विवर्षीय था, कितने साल का था? तो आपको ध्यान रखना है 1 वर्षीय पादप था।
और सेकंड क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने जो पादप का चयन किया था वो कैसा था, एक लिंगी था, द्विलिंगी था या उभयलिंगी था। तो आपको ध्यान रख लेना था वो पादप द्विलिंगी था। और फिर नेक्स्ट याद रख लेना विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े का पाए जाना। अब कौन कौन से विपर्यासी लक्षण हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पादप के अंदर मेंडल ने कौन कौन से विपर्यासी लक्षणों को अपन को बताए हैं, तो टोटल 7 लक्षण हैं जो अपन को बताए हैं। तो पहला लक्षण है पादप की ऊंचाई। तो देखो प्रभावी लक्षण होते हैं जो पूरे कंप्लीट होते हैं, जैसे पादप की ऊंचाई। अगर कोई भी पादप लंबा है, कोई भी पादप कैसा है, लंबा है, तो अपन बोलेंगे कि उस पादप की ऊंचाई प्रभावी है। तो ऐसे लक्षण को अपन बोलते हैं प्रभावी लक्षण। और कोई अप्रभावी लक्षण ऊंचाई का बौना होता है। फिर नेक्स्ट लक्षण है फूलों की स्थिति। तो अगर फूलों की स्थिति अक्षीय है, कैसी है, अक्षीय, तो अपन उसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण। और अगर अग्रस्त है तो इसको अपन बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट है फूलों का रंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि मेंडल ने जो विपर्यासी लक्षण बताए हैं उसमें जो फूलों के रंग है उसके प्रभावी लक्षण में कौन सा रंग है। तो आपको ध्यान रख लेना जो बैंगनी रंग है वो प्रभावी लक्षण है और जो सफ़ेद रंग है वो अप्रभावी लक्षण है। फिर हमने पढ़ा था फली का आकार कि फली कैसी होनी चाहिए। तो फली के आकार में अगर फली फूली हुई है तो वो प्रभावी लक्षण है, और फली अगर संकीर्णित है यानी सिकुड़ी हुई है तो वो एक अप्रभावी लक्षण है। फिर नेक्स्ट आता है फली का रंग। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। फूलों का रंग में प्रभावी लक्षण कौन सा है, बैंगनी रंग। और फली का रंग यानी जो पौधे के ऊपर जो फली लगती है, जैसे मटर के ऊपर मटर की फली लगती है, तो उसमें जो हरा रंग है वो एक प्रभावी लक्षण है, और पीला रंग है जो अप्रभावी लक्षण है। फिर आता है बीज का आकार कि भाई उसका बीज कैसा है। तो अगर गोल बीज है तो वो लक्षण प्रभावी हैं, और अगर जो बीज हैं वो झुर्रीदार हैं तो वो लक्षण कैसा है, अप्रभावी है। फिर आता है बीज का रंग। बीज का रंग, तो अगर बीज का रंग पीला है तो वो लक्षण कैसा है, प्रभावी। और अगर बीज का रंग हरा है तो वो कैसा लक्षण है, अप्रभावी। तो ये सारे लक्षण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और इनमें से कौन कौन से प्रभावी हैं और कौन कौन से अप्रभावी हैं लक्षण, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आप कोई भी लक्षण को याद करने से पहले उनके प्रभावी और अप्रभावी को अच्छी तरीके से देख के जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है कि जो मेंडल ने पादप की ऊंचाई बताई थी उसका प्रभावी लक्षण कैसा है, फूलों की स्थिति का कैसा है। और ये जो 7 मैंने यहाँ पर लक्षण बताए हैं, तो इनमें से एग्ज़ाम में क्या होता है कि कोई भी 3 लक्षण आपको दे देंगे और चौथा कोई भी ऐसा लक्षण देंगे जिसके बारे में मेंडल ने या डिस्कस नहीं किया है, वो लक्षण इसके साथ देंगे और बोलेंगे कि इन लक्षणों में से कौन सा लक्षण है उसने नहीं बताया था। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये 7 लक्षण याद करने हैं और इनके प्रभावी और अप्रभावी को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। आगे अपन देखते हैं कि आनुवांशिक शब्दावली में मैंने बताया था कि जीन के बारे में बताऊंगा कि जीन क्या होते हैं। तो देखिए, सजीवों में लक्षणों को निर्धारित और नियंत्रित करने वाले कारक उसको अपन बोलते हैं जीन। जैसे जीवों के अंदर कोई भी लक्षण आ रहा है, उसको कौन सी चीज़ निर्धारित करेगी कि भाई ये लक्षण ऐसे होने चाहिए, और कौन सी चीज़ उसको नियंत्रित करेगी, तो वो सारे कारक कहलाते हैं जीन। तो सजीवों में जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे सजीवों की लंबाई हो गई, उनकी बौनापन हो गया, छोटापन हो गया, तो सारे जो लक्षण हैं उनको निर्धारित कौन करता है, तो निर्धारित एक कारक करता है और उस कारक को कहते हैं जीन। तो ये सारी प्रोसेस है वो जीन के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि जीन ही ऐसा कारक है जो सजीवों में लक्षणों को है जो प्रभावित करते हैं। अपन देखते हैं ना, किसी बच्चे की हाइट है जो कभी छोटी रह जाती है और कोई बच्चों की हाइट है जो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो ये सारे कारक हैं, और इन कारक को नियंत्रित कौन करता है, तो वो कारक जीन ही होता है। तो इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी क्या होता है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप। यानी कोई भी लक्षण होता है उसके नियंत्रित करने के लिए आपके पास 2 स्वरूप होंगे। कितने स्वरूप होंगे, 2। जैसे अगर मैं बात करूं ऊंचाई एक लक्षण है। ऊंचाई क्या है, एक लक्षण है।
और इस ऊंचाई लक्षण के दो विपरीयसी स्वरूप कौन से हैं? एक तो होता है कि उसकी हाइट का ज़्यादा होना, ऊंचाई का ज़्यादा होना, लंबाई का क्या होना, ज़्यादा होना, और एक उसका विपरीयसी लक्षण है बौनापन। तो कहने का मतलब हमारे पास लक्षण तो एक ही है ना, ऊंचाई, और उसके स्वरूप दो होंगे। कैसे? एक तो उसका लंबापन, लंबाई में बढ़ोतरी, और एक उसका बौनापन। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है कि कोई भी लक्षण होता है उसके दो स्वरूप होते हैं, और उन दोनों स्वरूप को ही अपन बोलते हैं युग्म विकल्पी। जैसे लंबा है, अगर कोई भी पौधा लंबा है तो उसको अपन लिखेंगे कैपिटल टी। क्या लिखेंगे? कैपिटल टी या बड़ा टी लिखेंगे। और अगर कोई भी पौधा अगर बौना है तो उसको अपन लिखेंगे स्मॉल टी। अगर बीज का आकार गोल है तो उसको अपन लिखेंगे कैपिटल आर, और बीज का आकार अगर झुर्रीदार है तो उसको अपन लिखेंगे स्मॉल आर। ठीक है। और इसका रंग, अगर बीज का रंग है तो उसको लिखेंगे कैपिटल वाई, जिसको अपन बोलते हैं पीला, और हरे को लिखेंगे अपन स्मॉल वाई। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बीज के रंग को हमने, अगर पीला रंग आता है तो उसको कैपिटल वाई लिखना है, और अगर हरा आता है तो उसको स्मॉल वाई लिखना है। तो इनका आपको विशेष ध्यान रख लेना, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये जो सारे लक्षण हैं इधर वाले, ये सारे लक्षण हैं प्रभावी लक्षण। कैसे लक्षण है? प्रभावी। और ये इधर वाले जो लक्षण हैं वो हैं अप्रभावी लक्षण। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या होता है? समयुग्मजी क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, युग्म का मतलब होता है एक ही युग्म के, दोनों में समान युग्म। जैसे जब किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जीन के दो विकल्प होंगे। कितने विकल्प होंगे? दो। जैसे हमने लंबाई में पढ़ा था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है कि कोई भी लक्षण होगा उसको निर्धारित करने वाले जीन के युग्म अगर एक समान हो तो उसको अपन बोलेंगे समयुग्मजी। क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। जैसे दोनों टी हो तो उसको अपन बोलेंगे कि जो पौधा है वो पूरी तरीके से लंबा है। और अगर दोनों स्मॉल टी हो तो उसको बोलेंगे कि जो पौधा है वो है बौना है। और अगर दोनों कैपिटल आर हैं तो अपन बोलेंगे कि जो बीज हैं वो गोल हैं। और अगर दोनों स्मॉल आर हैं तो उसको अपन बोलेंगे कि जो बीज हैं वो झुर्रीदार है। तो समयुग्मजी का मतलब होता है कि दोनों युग्म हैं जो समान होने चाहिए। अगर लंबे हैं तो लंबे हो, अगर छोटे हो तो छोटे हो। तो ये आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। और विषम युग्मजी क्या होता है कि जीन के दोनों युग्म विकल्प में से असमान होना। जैसे एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, एक कैपिटल आर हो गया, एक स्मॉल आर हो गया, यानी उसके दो विपरीयसी लक्षण हैं, उसमें से दोनों लक्षण हैं जो अलग अलग होंगे, दोनों एक समान है जो नहीं होंगे। फिर होते हैं लक्षण प्रारूप। क्या होता है? लक्षण प्रारूप का मतलब होता है कि ऐसे प्रारूप जो अपन को सजीव की बाह्य आकृति को देखने से प्रतीत होता है। जैसे किसी सजीव की बाह्य प्रति को देखने से जो लक्षण अपन को दिखते हैं उसको अपन बोलते हैं लक्षण प्रारूप। जैसे अगर कोई भी पौधा लंबा है तो अपन बोलते हैं कि लंबे पौधे, अगर कोई भी पौधा बौना है तो उसको अपन बोलते हैं बौने पौधे, अगर कोई भी बीज झुर्रीदार है तो उसको अपन बोलते हैं झुर्रीदार बीज, अगर गोल है तो उसको बोलते हैं गोल बीज, और फली का जो आकार है जो भी। और लक्षण का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण हैं जो अपन को बाहर से देखने से पता चल जाता है कि इसके लक्षण कैसे हैं, तो इसको तो अपन बोलते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप व्यक्ति हैं जो उनको फिजिकली देख के ऐसे बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर ही ऐसे ऐसे लक्षण हैं। जबकि जीन प्रारूप के अंदर अपन किसी की कोई भी संरचना या कोई भी उत्पादक की बाहरी स्थिति को देख के नहीं बता सकते हैं, उनकी आनुवांशिक संरचना के कारण वो लक्षण हैं जो प्रतीत होते हैं। तो जीन प्रारूप क्या होता है? जैसे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। जैसे अगर कोई भी पौधा शुद्ध लंबा है और अशुद्ध लंबा है तो उनकी आनुवांशिकी के अंदर कौन कौन से जो लक्षण हैं उनको अपन नहीं देख सकते हैं।
तो ये सारे प्रारूप कहलाते हैं जीन प्रारूप। और अभी अपन पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसी कैसी पीढ़ी है। तो देखिए, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप व्यक्त होते हैं। अब F1 पीढ़ी क्या होती है? जैसे पिता के लक्षण है जो बच्चों के अंदर आना, वो F1 पीढ़ी कहलाती है। और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं कि ऐसे लक्षण हैं जो F1 पीढ़ी में प्रतीत नहीं होते हैं। जैसे किसी पिता की हाइट है जो ज़्यादा है, लेकिन बच्चे के अंदर वो हाइट अपन को दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब होता है कि वो हाइट वाला जो लक्षण है वो बच्चे की F1 पीढ़ी के अंदर अपन को दिखाई नहीं दिया, तो अपन उस लक्षण को बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। और अगर पिता की हाइट ज़्यादा है और बच्चे की भी हाइट ज़्यादा ही है, तो अपन को लग रहा है कि वो लक्षण है जो F1 पीढ़ी के अंदर व्यक्त होता हुआ अपन को दिखाई दे रहा है। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है कि ऐसे लक्षण जो अपन को F1 पीढ़ी के अंदर दिखते हैं। और अप्रभावी लक्षण क्या होता है कि ऐसे लक्षण हैं जो अपन को F1 पीढ़ी के अंदर नहीं दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी आनुवांशिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन ने पढ़ा है, और हर एक चीज़ को क्लियरली करते हुए अपन को आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर अपनी टर्मिनोलॉजी अगर अपन को समझ में नहीं आएगी तो आगे अपन जब रूल्स पढ़ेंगे ना तो अपन मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आनुवांशिकता की बारे में बताई हैं। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। और हमारी तरफ से बहुत ही शानदार आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप इसके ऊपर विश्वास करें और इसी को पढ़ें। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर जा रहा है तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई भी दूसरा स्टूडेंट भी उसको नहीं कर पाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं।